मतलब पहले, आजकल तो थोड़ा सिस्टम चेंज होता जा रहा है। पहले जैसे जब किसी के यहाँ खाने के लिए भोज हुआ करता था ना, तो एक बार दिन में ना 12-1 बजे के आसपास उनके यहाँ से कोई बोलने के लिए आते थे कि भाई आज शाम को हमारे यहाँ भोज है। तो उसको हम लोग आज्ञा बोलते थे कि मतलब उन्होंने भोज के लिए हमें सूचना दे दी है कि आज शाम को भोज है। और फिर जब उनके यहाँ खाना बन के तैयार हो जाता था तो उससे थोड़ा 15-20 मिनट पहले आकर के और वो लोग उसको किस सेंस से विजय बोलते थे कि विजय हो गया है, तो बोलते थे कि सर अब विजय हो गया है, चलिए, मतलब इसका मतलब ये खाना तैयार हो गया, अब चलिए बढ़िया तरीके से खाना है, लोटा लेके आ गया मुझे। हाँ साहिल जी एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये अभी भी होता है सर। अभी भी होता है ना। तो ये है हमारे सेशन में भी आज्ञा और विजय करना पड़ता है। हाँ, न्योता और विजय करना पड़ता है। पहले जो है सूचना देनी है कि शाम को क्लास होगी, और फिर क्लास से पहले एक बार, तो जब तक उस समय ऐसा होता था कि भाई आज्ञा तो दे गए हैं, खाना तो घर में बना नहीं है और भूख लग रही है, और जैसे खाना तो बना नहीं, एकदम बैठे रहते थे बिल्कुल इंतजार में कि अब आएगा, लेकिन जब तक आएगा नहीं विजय तब तक जाएंगे नहीं खाने के लिए। तो वैसे हमारे यहाँ भी सभी हमारे साथी हैं, विजय का इंतजार करते रहते हैं कि सर जब लिख के डालेंगे कि हाँ सेशन शुरू हो गया, हम पहले क्यों जाए, हम तब उसके बाद जाएंगे। खैर चलिए, तो आज ये कुल 4 टॉपिक जिनके बारे में मैंने बताया आपको, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हिंदी में आपदा प्रबंधन, सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में एक हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और दूसरा भारत में लिंग समानता, चुनौतियां और इसके समाधान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 2 टॉपिक इंग्लिश के हो गए, और उसी प्रकार से 2 टॉपिक इंग्लिश के मैंने बता दिया आपको कि द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और हमने बता दिया आपको कि क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड सॉल्यूशंस। तो ये 4 टॉपिक आज हम फटाफट तेज गति से डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग पिछले संडे को जो हमने ट्रांसलेशन किया था उसका भी हम लोग जल्दी जल्दी से अनुवाद करके देख लेंगे एक बार। इसका अनुवाद मैं आपको मोटे तौर पे बता दूंगा, क्लासरूम में ऑलरेडी अपडेट मैं कर दूंगा, अभी तक शायद हुआ नहीं होगा, मैं क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा। तो इसे हम देख लेंगे, और साथ ही कुछ कोटेशंस जो हमने बनाए हैं उन कोटेशंस पे भी हम चर्चा कर लेंगे, और उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारा कुछ हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई सुझाव हो, किसी का कोई ग्रीवांस हो, एनीथिंग आप बता सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना हो, क्योंकि क्या है कि अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कुछ ऐसी कोई चीज है जो आपको उसी वक्त जानना बहुत जरूरी है, तब तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 24x1831 24x7 आप बिल्कुल मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। पर अब ये जो चीजें क्लास में पूछी जा सकती हैं, मतलब ऐसी बातें जो क्लास में पूछी जा सकती हैं, और सेशन है, जैसे फ्राइडे को आपने कॉल करके कोई ऐसी बात पूछ ली तो ठीक है कि सर मैं ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ, सर मैं अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ। पर आज चूंकि शाम को सेशन ऑलरेडी है, तो अगर मैं दिन भर कॉल पे ही ये सारी बातें बताता रहूंगा तो फिर मैं क्लास के लिए, क्योंकि क्लास के लिए आप लोगों के लिए मटेरियल्स तैयार करने के लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, खुद भी देखना पड़ता है, खुद भी मतलब उसके पीछे लगना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई रेडीमेड है, कोई मुझे बना के दे देता है और मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए ये आग्रह है मेरा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसे क्लास में रख दे। जब मैं बोलता हूँ कि कोई प्रश्न है तो कोई बताता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, और फिर वैसे कॉल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में सब अपने साथी हैं, और आप कोई प्रश्न पूछते हैं उसका समाधान हम यदि क्लास में करेंगे तो इससे सभी को फायदा होगा, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि ऑल्दो हम लोग मतलब मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी मैं मैक्सिमम टाइम रिप्लाई करता हूँ, अनटिल अनलेस मैं खुद ही कहीं किसी और चीज में बिजी जब तक ना रहूं। पर फिर भी आप भी इस चीज का ध्यान रखें रिस्पॉन्सिबली कि हाँ आप कॉल कर रहे हैं तो मतलब दैट शुड मीन, है ना, ये है। क्योंकि समय हमारे पास अब कम है ना, वक्त कम, दूरी ज्यादा, दुश्मन मजबूत। तो तैयारी भी अब हमें उसी तरीके से करनी है। स्टडी चैलेंज आप लोग कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं, पर मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं मिला प्रियंका जी, मॉक टेस्ट के मार्क्स मिल गए हैं, आप चेक करें, है ना, सबके मॉक टेस्ट के मार्क्स मिल गए हैं। मॉक सर टेस्ट इस बार कुछ रिव्यू नहीं दिया है सर आपने, फीडबैक वगैरह कुछ?
इसका अनिशा नहीं, आप अच्छा लिख रही हैं, आपका बहुत इंप्रूवमेंट है अनिशा जी। और जिन लोगों के रिमार्क्स मैंने नहीं दिए हैं, कुछ लोग हैं जिनके रिमार्क्स मैंने नहीं दिए हैं, तो अगर उन लोगों ने यही मतलब जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, अगर आपने इसी को मेंटेन कर लिया तो बिल्कुल आप थ्रू है ना। बहुत अच्छा लिखा है निशा जी, आई विल जी सर, अप्रिशिएट। मेरे भी, थैंक यू मुझे सो भी नहीं मच दिया करके सर सर। अच्छा लिखा है। ओनली मार्क्स ही दिए थे सर। हाँ 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 बिल्कुल। अब जब कुछ कमेंट्स देने लायक ना हो तो मैं जबरदस्ती कमेंट्स तो नहीं दूंगा ना, कमेंट्स तो तभी दूंगा जब मुझे लगे कि हाँ कुछ कमेंट्स देना है। पर हाँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो है ना, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक तो मेरी ना आप लोगों से बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी आप लोगों से है, ठीक है ना। नाराजगी इस बात को, और एक्चुअली क्या है कि नाराजगी में और ज्यादा बहुत ज्यादा ही व्यक्त करने वाला था, लेकिन एक बेचारी कौन थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद शिम्पी नहीं, कोई तो एक लड़की का कॉल आ गया था शाम को, उनको मैंने बढ़िया उसी समय मैंने ये दिमाग में चल रहा था मेरे कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो जो मुझे अभी क्लास में ना पूरा अपना एक वो सारी बातें ना यहाँ पे सबके ऊपर बतानी थी, वो मैंने उसी को सुना दिया। उसको बोला भी कि देखो आपको मैं सारी बातें सुना रहा हूँ ना, ये पूरी फ्रस्ट्रेशन मेरी बाहर आ रही है, जो मुझे शाम को क्लास में शेयर करनी थी ना, मैं अभी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। मुद्दा ये है कि अगर मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, लगातार हम लोग सेशन कर रहे हैं, मैं संतोष जी लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि ऐसे लिखने में और अनुवाद करने में ये कोई बहुत बड़ा, इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, कोई बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, कोई बहुत सारे ओम्स लॉ और हेरम्स लॉ और कौन कौन से लॉज वो नहीं पढ़ने हैं। इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें यूपीएससी का ऐसे लिखना होता ना, फिर भी मैं मान जाता कि चलो यूपीएससी के ऐसे लिखने में बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, है ना। पर मैं बार बार कहता हूँ कि एसएससी का ऐसे, और वो भी एसएससी हिंदी ऑफिसर का, या मतलब जो ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो एग्जाम हो रहा है, उसका ऐसे लिखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, हर बार जब हम लोग सेशन करते हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि अच्छे मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा अनुवाद आप कैसे कर सकते हैं, अच्छा ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन का पैटर्न क्या होता है। मैं ऑलमोस्ट आप देखिए, जब भी मैं मार्किंग करता हूँ, फीडबैक देता हूँ, तो मैं ज्यादातर लोगों के फीडबैक में ये बात लिखता हूँ कि व्हाइल राइटिंग योर एसे और व्हाइल डूइंग ट्रांसलेशन ऑलवेज कीप इन माइंड द मार्किंग पैटर्न, द इवैल्यूएशन पैटर्न। ठीक है, पैटर्न क्या है उसको दिमाग में रख के आप करें, ठीक है। पर अगेन मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को छोड़ करके, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, पर कुछ लोगों को छोड़ करके ज्यादातर लोग उन बातों को फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बार बार उन्हीं बातों को कह के फायदा क्या होने वाला है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इम्प्रूव किया है, मैं इस सेशन में जितने लोग हैं सभी के बारे में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर फिर भी ज्यादातर लोगों ने नहीं फॉलो किया है, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं ना, मैं एक बार फिर से अभी उसको दोहरा दूंगा, क्योंकि कल दोबारा आपका मॉक होने वाला है, और कल के मॉक में अगेन मैं यह चाहूंगा कि आप उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। सो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूं वो ये कि आप जब भी ऐसे लिख रहे हैं और अनुवाद कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपका मार्किंग पैटर्न क्या है। मार्किंग पैटर्न को मैं कई एक बार डिस्कस कर चुका हूं। सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को तवज्जो दूंगा, और आप इस बात पे सोच के देखें कि मैं बार बार क्यों इसको रिपीट कर रहा हूं, सबसे अधिक अगर किसी बात को आपको इंपॉर्टेंस देना है तो वह है आपकी प्रेजेंटेशन। मैंने जा करके ना बढ़िया तरीके से मॉल से ना एक 3-4 हजार रुपए की शर्ट खरीद ली, है ना, बढ़िया शर्ट खरीद ली, और उस शर्ट को ना जो है ना, मैंने ऐसा पहन लिया कि उसका बटन पीठ की तरफ में लगा लिया, और उसके हाथ मतलब वो जो पीठ वाला साइड है उसको मैंने आगे कर लिया और पहन के निकल गया। तो आप बताओ कैसा लगेगा। हाँ जी अमन जी। इट विल बी अ न्यू फैशन सर। बताइए अब कैसा लगेगा, एब्सोल्युटली ऑड। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 4 हजार की शर्ट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भले 400 की शर्ट हो, लेकिन यदि आपने उसको बढ़िया तरीके से, है ना, प्रेस करके, है ना, आयरन अच्छे से करके, बढ़िया क्रीज बिठा के और शानदार तरीके से साफ सुथरा करके आपने बढ़िया तरीके से उसको पहना, जैसे पहना चाहिए इन अ प्रेजेंटेबल वे, तो कहने देखने वाला कह सकता है कि 4 हजार की शर्ट है। और 4 हजार की शर्ट को आपने जो है लाए और उसको जो है बेड के नीचे रख दिया और सुबह उठाए पहन के चल दिए, तो कोई बोलेगा क्या पगला आदमी है, कैसे शर्ट पहन के जा रहा है, मतलब वो 4 हजार तो कोई देखेगा नहीं आपको।
कोई तो आके उसका ब्रांड देखने वाला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितना कंटेंट है, कितना नॉलेज है, कितना आपके पास में आपकी भाषा पे पकड़ कितनी है, आपका साहित्य कितना अच्छा है, आपके पास शब्द कितने अच्छे हैं, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है यदि आपने उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है। किसी को यदि मेरी इन बातों से आपत्ति हो तो आप मुझे बताएं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले चीज देखी जाती है वो क्या देखी जाती है? आप मुझे बताओ कि शादी में दुल्हन को इतना क्यों सजाते हैं, या कि नॉर्मल दूल्हा को नॉर्मल शर्ट पैंट पहना करके और दुल्हन को नॉर्मल साड़ी पहना करके क्या शादी नहीं होगी क्या? पंडित जी मना कर देंगे? नहीं ना, तो क्यों करते हैं? ठीक है, सो इस चीज को, आप इस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे करें हम? कितनी बार मैं बता चुका हूं, 3-4 छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि एक बात मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाई आप हैंड राइटिंग तो अपनी सुधार नहीं सकते 15 दिनों में, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो होगा भी नहीं सर। नहीं नहीं, दूल्हे को भी साधारण कपड़े में रखिए ना, उसको भी साधारण कपड़े में रखिए। तो खैर, तो नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए। मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल देने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे तैसे जोड़ करके मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेकिन आप लोग भावनाओं को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ, तो हम मुद्दे पे वापस आते हैं कि मैं कहता हूं कि आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार नहीं सकते हैं 15 दिनों में, सवाल ही नहीं है। तो फिर कैसे प्रेजेंटेबल बनाए सर? एकदम सिंपल, 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने अलाइनमेंट पे ध्यान दें। क्या ये इतना मुश्किल है? एक अलाइनमेंट बना के लिखना क्या इतना मुश्किल है? दिमाग में बस आपको ये रखना है। और ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि आप बातों को ना सीरियस नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि सर का काम है, बता रहे हैं, बताएं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक 2-4 लोगों को छोड़ करके, 2-4 लोगों को छोड़ करके मैं देख रहा हूं कि मतलब ज्यादातर लोगों ने जो है अलाइनमेंट नहीं डाला। क्या मुश्किल है? राइट लेफ्ट अलाइनमेंट तो आपका रहता है, राइट अलाइनमेंट आपने करना है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा कागज फोल्ड कर दीजिए और आपका एक मार्क बन जाएगा। लाइन नहीं खींचना है, लाइन खींचने की गलती नहीं करनी है। आपका एक मार्क बन जाएगा। आप अपना आखिरी जो आपका लेटर है, अक्षर है, वो उस लाइन के मार्क के पास आए, खत्म होना चाहिए, बस खत्म। इसमें कौन सी इतनी केमिस्ट्री है, आप मुझे बताएं। और आप लिख के देखें। मैंने बोला कि साफ सुथरा मतलब थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है। आज के इवैल्यूएशन में मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि लेफ्ट में कम से कम मतलब 4-5 उंगली के बराबर जगह छोड़ दिया, राइट में जगह छोड़ के बीचों बीच एकदम लिख दिया ऐसे। इतना भद्दा। ऑर्गेनिक दिखने में ना कोई चीज नेचुरल लगनी चाहिए, ऑर्गेनिक लगनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं लाइन छोड़ के ना लिखें। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि सादे पन्ने पे ना लिखें, आपको एग्जाम रूल्ड कॉपी पे देना है। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं। छोटी छोटी बात है, आप लोग इसको ध्यान रखें। जब जब भी प्रैक्टिस करें, मॉक करें, रूल्ड कॉपी पे करें। पेज लाइन छोड़ के अपना ये क्या बोलते हैं, ऐसे ना लिखें। ठीक है, क्योंकि इतनी जगह आपको नहीं मिलेगी। इतनी जगह मिलती है जिसमें आप 500 वर्ड्स आपको दिया है तो 600-650 वर्ड्स तक आप लिख सकें, इतनी जगह आपको मिलती है। तो अगर आप लाइन छोड़ के लिखना शुरू करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, एंड इट डजंट गिव अ गुड लुक। अच्छा नहीं लगता है। आप सोच के देखिए ना कि लाइन छोड़ के लिखना सब बच्चे की तरह लगता है, तो लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? अलाइनमेंट रखें। चौथी बात क्या है? तो फिर आप कहां पे उसको मैनेज करें? तो वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप रखें। मैंने आज दिन में एक शेयर किया था किसी आप में से किसी एक का जी सर, जी सर, जी सर। स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और मैंने बताया था कि राइटिंग सुंदर नहीं है जिनका भी स्क्रीनशॉट था, राइटिंग इज नॉट गुड, बट जो प्रेजेंटेशन अच्छी है। वर्ड्स के बीच का गैप था, इट वाज अ परफेक्ट गैप। वह गैप ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा जानबूझ के कर दिया गया है, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि एक के ऊपर एक। मैंने 1-2 लोगों को मार्किंग भी किया है। 4-5 वर्ड्स को तो ऐसे लिखा है, अंग्रेजी के वर्ड्स को लग रहा है एक ही वर्ड्स है। मतलब वो चश्मा, वो लेंस लगा करके देखना पड़ेगा बीच में कोई गैप छूटा है क्या करके, कैसे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप, मैं जो बातें कह रहा हूं सेशन के दौरान या सेशन के बाद, आप इसको नोट कर लीजिए। 4-5 बातें हैं, इनको आप नोट कर लें, और नोट करके जब कल का आप मॉक टेस्ट दें तो उसमें आप इसको फॉलो करके देखें, और फिर अपनी कॉपी देखें। अपनी कॉपी देखने के बाद आपको खुद लगना चाहिए, वाह क्या लिखा यार, मजा आ गया, क्या सुंदर दिखने में लग रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका इंप्रेशन ब्रैकेट ना देखते ही फिक्स हो जाता है।
कि आपको 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। इतनी सी बात आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात मुझे मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये तो पहला पार्ट हो गया आपका प्रेजेंटेशन। 20 नंबर आपका प्रेजेंट मतलब प्रेजेंटेशन आपका ब्रैकेट फिक्स कर देगा। उसके बाद हम आते हैं आपका व्याकरणिक जो त्रुटियां हैं और वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं, है ना, इतनी बेसिक बेसिक, या अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इतने बेसिक बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। जैसे आज मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं आई वॉज रियली अमेज्ड, पॉलिटिक्स की स्पेलिंग लिखी है POLTICS। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि छूट गया हो, छूट जाता है, पर एक जगह तो छूट सकता है। जितनी जगह पॉलिटिक्स लिखा है ऐसे ही लिखा हुआ है। सिंपल वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है पॉलिटिक्स जो जिसकी स्पेलिंग बहुत ढूंढना मुश्किल हो, या बहुत रेयर वर्ड हो, कभी कभी यूज में आता हो, या बहुत मुश्किल स्पेलिंग हो। बहुत आसान है इस तरह के कई सारे वर्ड्स में। तो देखिए, अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो भी आप में से जो व्यक्ति भी पॉलिटिक्स को POLTICS लिख रहे हैं और हर जगह पे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर हैबिचुएटेड। आप बचपन से पॉलिटिक्स ऐसे लिखते आ रहे हैं और आपको किसी ने आज तक करेक्ट ही नहीं किया है। तो अब यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगा 15 दिनों में, तो पता नहीं आपका पॉलिटिक्स सुधरे कि ना सुधरे 31 दिसंबर तक। क्योंकि बात सिर्फ पॉलिटिक्स की तो नहीं है ना, पॉलिटिक्स सब पता नहीं आपके एग्जाम में आए कि ना आए। पर फिर भी आप इस बात को ध्यान रखें कि स्पेलिंग एरर आप ना करें, कम से कम करें, क्योंकि ना ये बहुत ना मतलब माथा घुमाता है इवैल्यूएटर का। जो भी जांचने बैठा होगा ना, वो ऐसे कोई एरा गैरा तो बैठा नहीं होगा, कोई ना कोई या तो हिंदी का विद्वान होगा या अंग्रेजी का विद्वान होगा जो भी जांच रहा होगा आपकी कॉपी। और जो व्यक्ति उस विषय का मतलब जो उस विषय में पारंगत होता है ना, तो सबसे पहले वो यही चीज देखता है कि यार ये, और वर्तनी उसको अशुद्धि दिखेगी ना, स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा ना, तो उसका माथा घूम जाता है। और फिर आपका मार्किंग पैटर्न ना फिर उस तरीके से चलना शुरू हो जाता है, और फिर आपको लगता है लिखा तो मैंने बहुत अच्छा था, मिले तो 22 नंबर ही, ऐसा क्यों हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। स्पेलिंग के लिए बहुत आसान, बहुत सारे तरीके आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि स्पेलिंग कैसे सही याद रखनी है। हालांकि अभी इतना वक्त नहीं है कि आप अपनी स्पेलिंग सुधार सको, पर फिर भी आप ध्यान रखो। इसीलिए मैंने आपको बहुत, मतलब जब से हमने पेपर 2 का सेशन शुरू किया तब से मैं लगातार आपसे कहता आया हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, अखबार पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। तो वर्तनी मिस्टेक्स की गलती इतनी हो रही है। अच्छा हाँ, हिंदी लिखते वक्त मैं आपको और बता रहा हूँ, जो ये कॉमन मिस्टेक्स में सब में ये सारी चीजें मैं इतनी लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना टाइप करना बहुत मुश्किल, बहुत दुरूह कार्य है। मैं मोटी मोटी जो गलतियां मेरे को समझ में आती है मैं लिखता हूँ, लेकिन ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो कॉमा, मतलब 500 शब्द लिख देंगे आप लोगों को तकलीफ नहीं है, कॉमा देने में पता नहीं क्या तकलीफ है आप लोगों को। और कॉमा नहीं देने से आप समझते क्या ही हो जाएगा। कॉमा नहीं देने से, कॉमा नहीं देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कई बार समझ में ही नहीं आता है। तो कॉमा और बिंदी, ये दोनों चीजें लगाने में आप लोग इतना रिलेक्टेंट हैं, क्यों है मुझे पता नहीं चल रहा है। छोटी छोटी चीजें आप सुधारिए, मैं बता रहा हूं, बहुत फर्क डालेगा आपके मतलब हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग के ऊपर। तो कॉमा और बिंदी आप लोग अक्सर डालना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कई एक लोगों को मैंने और देखा अनुवाद में आज, क्योंकि मुझे पता है ना जितने भी पैसेज में दे रहा हूँ वो सारे पैसेज मैं कैसे दे रहा हूँ, एक ही पैसेज देता हूँ, मतलब पैराग्राफ चेंज नहीं होता है उसमें, एक ही पैराग्राफ रहता है पूरा। अब कुछ एक कॉपी मैंने देखी उसमें अनुवाद किया, उसमें 4 पैराग्राफ बना दिया गया है। पैरा चेंज का कुछ मतलब होता है अंग्रेजी में, ऐसा नहीं कि आपकी जहां मर्जी आप पैराग्राफ चेंज कर दो। तो जब हिंदी में पैराग्राफ चेंज नहीं किया है या अंग्रेजी में जो मतलब मूल आपका जो क्या बोलेंगे उसको, गिवन पैसेज है ना, वहां जब पैराग्राफ चेंज नहीं है तो आप अपने आप अनुवाद में कैसे पैराग्राफ चेंज कर देंगे। नहीं करना है, भूल के भी मत करिएगा। एक बार आप एक सेंटेंस को स्प्लिट करके 2 सेंटेंस कर सकते हैं, यू हैव गॉट फुल लिबर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि अंग्रेजी में तो एक ही सेंटेंस में काम चला दिया है, एंड और जो भी बिकॉज या व्हाटएवर कुछ भी लगा करके, कोई भी कंजंक्शन लगा करके काम चला दिया है। लेकिन जब हिंदी में हम वो लगा रहे हैं ना, तो हिंदी के शैली के अनुसार या हिंदी की व्याकरणिक संरचना के अनुसार या सही नहीं बैठ रहा है, मतलब वो फ्लो नहीं आ रहा है। इसको हमें 2 सेंटेंस बनाना चाहिए। यस यू कैन डू इट, यू कैन वेरी वेल डू इट। या हिंदी में 2 सेंटेंस दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि इसको अंग्रेजी में मैं एक ही सेंटेंस बिकॉज एंड है ना, अल्दो कुछ भी लगा करके मैं एक ही सेंटेंस में चला दूं तो अच्छा लगेगा।
सुंदर लगेगा, यस यू कैन डू इट, पूरी लिबर्टी है आपके पास में, और कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा, इवन आपको उसको ज्यादा, उसके लिए ज्यादा मार्किंग होगी बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। लेकिन पैराग्राफ चेंज करने के मतलब क्या होता है, पैराग्राफ कब चेंज किया जाता है, जब पूरा का पूरा स्लॉट चेंज होता है। वो आप कैसे कर सकते हैं, जब गिवन पैसेज में नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। आज का जो पैटर्न मैंने देखा कि लेफ्ट और राइट दोनों में बहुत ज्यादा हाशिया आप लोगों ने छोड़ दिया है, और ऐसी लोगों की कॉपी जो ऐसा पहले नहीं करते थे, मतलब मैं जो कह रहा हूं ना कहीं आप उसको गलत अर्थ में ले रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगा। इसीलिए मैंने आज 2-3 कॉपीज का स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को आप समझें। तो व्याकरणिक वर्तनी की बात मैंने आपको बता दी, इसको आप ध्यान में रखें। है और है ये लिखने में आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, हिंदी में बहुत फर्क पड़ता है और है का, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट आप लोगों का ठीक है, ज्यादातर लोगों के कंटेंट ठीक है, कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत मेरे को समझ में नहीं आती है। एसएससी जीएसटी पेपर 2 के हिसाब से आप सबके कंटेंट अच्छे हैं। सो आई डोंट थिंक कि आप में से आप लोगों को फिलहाल कोई बहुत ज्यादा कंटेंट पे काम करने की आवश्यकता है। तो जो आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो किस चीज की आवश्यकता है, इतनी जल्दी जल्दी आप लोग लिखते हो, इतनी जल्दी जल्दी लिखते हो। जब जल्दी लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि राइटिंग खराब होगी, प्रेजेंटेशन खराब होगा। इसीलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, रोज प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप रोज लिखने का प्रयास करो। मैं बार बार कहता हूं कि मॉक तो मैं जबरदस्ती आप लोगों को कराता हूं, उसमें भी लोग मेरे से गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप क्यों, हमने आप जैसे कोई व्यक्ति मेरे को 3:40 पर मेरे व्हाट्सएप पे अपना मॉक भेज रहा है और वो मेरे से बोल रहा है कि मेरे को अभी इवेलुएट करके बताइए। अरे मैं बार बार आप लोगों से डे 1 से कहता आया हूं कि मॉक का मतलब है कि 2 घंटे में करो आप। मैं 10 बजे आपको पेपर दे रहा हूं, 12 बजे खत्म करो, 12:10 में आप 12:15 में सबमिट करो। चलो ठीक है, सबमिट नहीं हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज है, मैं एक बार 1 बजे ओपन कर देता हूं, फिर एक बार शाम को ओपन कर देता हूं, ट्रस्टिंग यू कि चलो आप लोगों ने किया तो उसी 2 घंटे में होगा, आपका नहीं हो पाया होगा तो आप लोगों ने दोबारा आप कर दे, ठीक है। तो तभी तो मॉक का मतलब है ना। नहीं तो आपने सुबह में ट्रांसलेशन करना शुरू किया और शाम तक लिख रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे में बना के सुंदर सजा सवार करके, तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या इवेल्युएशन करूंगा, क्या मार्किंग दूंगा मैं, उसका फायदा क्या है, उसका मतलब क्या है। तो मॉक तो मैं आपसे कराने का प्रयास कर रहा हूं जबरदस्ती कि आप 2 घंटे में करो, बट उसके बावजूद बाकी दिन भी जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको भी आप प्रयास करो 2 घंटे में करने का। चलो मान लिया आपके पास एक साथ 2 घंटे का समय बाकी दिन नहीं बच रहा है क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं या कुछ काम में इंगेज है, व्हाटएवर इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आधे घंटे का स्लॉट तो बना सकते हो, एक आधे घंटे का स्लॉट उठाओ, एक अनुवाद कर लो, फिर आधे घंटे का स्लॉट उठाओ, दूसरा अनुवाद कर लो, फिर आधे घंटे का स्लॉट उठाओ, ऐसे कर सकते हैं। तो समय मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना है और उसमें लिखना है। तो जो आप रोज रोज लिख रहे हो तो क्या मतलब बनता है कि 4 5 7 10 दिनों में सुधार ना हो। बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि आपकी अपनी स्पीड तो नियंत्रित हो जाएगी ना कि किस स्पीड में आप लिखेंगे तो सुंदर तरीके से आधे घंटे में 500 शब्दों को आप लिख सके। तो ये अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब यही तो होता है ना जो हम कर रहे हैं लगातार, प्रतिदिन जो हम लिखना है। नहीं है कोई बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट से। मैं अगेन इस बात को ना री एम्फेसाइज करके आपको बता रहा हूं, आप सबों के पास है अच्छा कंटेंट, मैं पढ़ता हूं, मुझे कंटेंट सबके अच्छे लगते हैं, कंटेंट में कहीं कोई इशू नहीं है। हाँ, ट्रांसलेशन में इशू जरूर है। मंजुषा जी ने आज जो ट्रांसलेशन किया था, मंजुषा जी ने, इट वाज रियली गुड ट्रांसलेशन। मैं उनके ट्रांसलेशन की कॉपी आप लोगों को शेयर करूंगा इफ शी एग्रीज। मतलब मुझे एक जो कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट जो भावानुवाद चाहिए था, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उनके अनुवाद में मुझे मिला। ज्यादातर लोग अभी भी लिटरल ट्रांसलेशन के साथ चिपके पड़े हैं, उसको छोड़ करके आप इस बात पे आइए। अनुवाद में मैं हमेशा बार बार एकदम सिंपल तरीके से कहता हूं कि अनुवाद करने के बाद जब आप अपना अनुवाद पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि ये जो पैसेज है ना, अनुदित पैसेज जो है, ये एक्चुअली हिंदी में ही लिखा गया। अगर आप इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है, अगर मैं इसी बात को हिंदी में लिखता तो ऐसे ही लिखता जैसा मेरा अनुवाद बन के आया है, तो आपको अनुवाद में बिल्कुल 100% मार्क्स मिलने की संभावना। अच्छा, ऐसे में मार्क्स कट सकते हैं, अनुवाद में मार्क्स कटने की संभावना कम रहती है यदि आपने सही अनुवाद किया है। सही अनुवाद, भावानुवाद, आपका स्पेलिंग वर्तनी एरर नहीं, ग्रामेटिकल एरर अगर आपने नहीं किया है ना, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अनुवाद में। वहां पे आपके लिए स्कोप 100% रहता ही रहता है।
कुछ लोगों के अनुवाद काफी अच्छे हैं, मैं बताना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो मॉक दे करके ये चाह रहे हैं कि मैं उनकी कॉपी ना वो अपलोड ही नहीं करना चाह रहे हैं शायद, ठीक है, क्योंकि 10 से 15%, 20% ऐसे लोग हैं जिनके अनुवाद में और ऐसे में ना मुझे कुछ रिमार्क्स देने की जरूरत है, ना मुझे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि दे आर जस्ट, आई कैन से दे आर परफेक्ट। ओनली द थिंग इज दैट दे हैव टू मेंटेन इट। अगर उसको उन्होंने इसी तरीके से कर लिया, अभ्यास करते रहे, और अगर उसी तरीके से उन्होंने परफॉर्म कर दिया एग्जाम में, तो वो जो एक टारगेट हमारा है 130 से 40 के बीच का, आराम से इजीली वे लोग उनको मिल जाएगा। पर बाकी जिनके साथ समस्या है ना, उन लोगों को भी मैं सभी से ये बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 17 तारीख का मॉक जो है वो सभी अटेम्प्ट करें। मैं कल 12:30 बजे तक, यानी कि आधे घंटे का समय आप लोगों को कल के मॉक में दे रहा हूं सबमिट करने के लिए। एंड देयर इज नो वे कि सबमिट ना हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मॉक के लिए, कल के लिए, कि आप लोग एक सिंगल पीडीएफ डालें, क्योंकि आपने फोटो डाल देंगे ना, नहीं होता उसमें मार्किंग, ठीक है। एक सिंगल पीडीएफ बनाए, सिंगल पीडीएफ डालें, ताकि मुझे पढ़ने में भी और मार्किंग देने में, कमेंट्स देने में मेरे लिए इजी हो। क्योंकि आप अलग अलग पीडीएफ, कई सारे लोग अलग अलग पीडीएफ डाल देते हैं, पीडीएफ तो डालते हैं बट वो 10 पीडीएफ डाल देते हैं, 10 पीडीएफ डाल देते हैं ना, तो वो नहीं होता है, मतलब वो थोड़ी टेक्निकली चीजें उतनी आसान नहीं होती है, तो वो सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं हो पाता है। तो आप लोग कल ये करें। सो ये जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशंस थे, मैंने आप सभी को बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के मॉक में आप इसको नहीं दोहराएंगे, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए मैंने कल हाफ एन आवर का टाइम रखा है। आई डोंट थिंक कि हाफ एन आवर टाइम में, कल 12:30 बजे क्लोज होगा आपका सबमिशन, ठीक है ना, 12:30 बजे क्लोज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक जो आप बता रहे थे सर, परफेक्ट कॉपी है सर, वो एक बार स्क्रीन पे शो कर दें ताकि हम लोग सीख पाए उससे। मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। और सर आज ग्रुप में सर आप शेयर किए थे कि ऊपर में क्या क्या है ऐसे के कंटेंट नहीं लिखना है, उसको नहीं लिखना है। मैंने वो तो सिर्फ इसलिए डाला था कि जैसे ये जो उन्होंने रूपरेखा खींची थी ना, ऐसा रूपरेखा आप खींच सकते हैं, लेकिन रफ में खींचना है, वो रूपरेखा लिखना नहीं है। मैंने जिनका भी कॉपी है, क्योंकि कॉपी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैंने उनको रिमार्क्स में दिया है कि ये नहीं करना है, ऐसी कोई रूपरेखा आपको बनानी नहीं है वहां पे, उसको आप रफ में डाल सकते हैं वैसा। लेकिन वो मैंने इसलिए दिया था कि ऐसा यदि आप क्राफ्ट करके ना अलग से फटाफट यदि पॉइंट्स लिख दें, आपने दिमाग में भी उसको सेट कर देना, तो आपको ऐसे लिखने में आसानी रहेगी। जो एक समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही है, सर ऐसे कैसे लिखें, सर 500 शब्द कैसे लिखें, ठीक है। आज हम उसके ऊपर जो हम ऐसे टॉपिक 2-3 डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, और आपको समझ में आएगा कि कैसे 500 शब्दों का ऐसे बहुत ही आसान काम है। और मैं आपको और बता रहा हूँ कि ऐसे में मार्क्स उठाना भी बहुत आसान काम है, यदि आप जिन बातों को मैंने बताया उनको यदि आपने फॉलो किया तो, ठीक है। यस सर। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसको आप लोग कल प्रैक्टिस कर लें, और कल प्रैक्टिस करके, और कल जो है मैं मतलब उम्मीद सभी से ये करूंगा कि आप लोग जो है मॉक में अधिक से अधिक लोग अपना मॉक सबमिट करें, ठीक है। क्योंकि 2 मॉक होंगे हमारे, 17 तारीख को होगा, 24 तारीख को होगा, 2 मॉक और होंगे हमारे। तो हाँ, चलिए। हाँ जी अनिशा जी, क्या बता रही है, एक बार बताइए अनिशा जी, सभी को बताइए कैसे बनाते सर हैं। मैं नितिन भैया की बात पे ही बोल रही नहीं, थी, सभी को अलग बताइए अलग। सिंगल पीडीएफ कैसे बनाते हैं, सभी को बताइए एक बार। सर ऐप है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ही है करके, उस में अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। वो भी आप सीरीज में मतलब बनाना चाह रहे हैं पीडीएफ, या फिर आप उसी सीरीज में ही फोटो क्लिक करें और डायरेक्टली एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जिन लोगों को ये इशू है कि सर हम लोग ऐसे कैसे लिखें, है ना, 500 शब्दों में ऐसे कैसे लिखें, 500 शब्द हम कहाँ से लेकर के आए, ठीक है। तो आज टॉपिक भी थोड़ा सा मैं मुश्किल टॉपिक उठा करके लेकर के आया हूँ, मतलब डिस्कस करने के लिए। सर ओनली 2 मॉक मतलब सर, और सर ओनली 2 मॉक्स, ऐसा वो पूछ रहे हैं सर? कम से कम 5-7 मॉक करवा दीजिए सर। नहीं, मॉक तो रोज ही हो रहा है आपका मॉक तो रोज ही हो रहा है।
है ना। लेकिन जो संडे तो 2 ही आएंगे, संडे कैसे बढ़ाएं बताइए, कोई तरीका है संडे बढ़ाने का? अच्छा होगा हमको ही बता दीजिए, हमारी छुट्टियां ही बढ़ जाएंगी। अच्छा, है में और है में कंफ्यूज होता है। हाँ मुझे लग रहा है शिवानी जी, है ना, आपकी कॉपी से भी मुझे लगा, है ना, है और है में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए कई जगह पे हिंदी में बहुवचन, मतलब बहुवचन व्यक्त करने के लिए जहां भी बहुवचन की हम बात करते हैं, जहां पे कर्ता जो है वो बहुवचन होता है, वहां पे है जो है वो है के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे लड़की गाना गाती है, लड़कियां गाना गाती हैं, है ना। तो ये इस तरीके से, तो जहां भी एक तो बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं वहां पे, और दूसरा कई जगह पे जहां पे हम आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं या आदर्श सूचक संबोधन का प्रयोग करते हैं, वहां भी जैसे वहां भी हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक नियम है हिंदी का, और ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपसे अपेक्षित है कि आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और कॉमा नहीं लगाना नहीं भूलना है। आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कॉमा लगाना। तो मैंने कई लोगों को आज रिमार्क्स दिया है कि विराम चिन्ह का आप सही से आप लोग प्रयोग करें। हाँ, अब जैसे टॉपिक मान लीजिए आपके सामने आ गया, क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये टॉपिक आपको मिल गया। अब बताइए कैसे टॉपिक करेंगे आप लोग, क्या क्या कैसे, इसका मतलब क्या क्या पॉइंट्स बनाएंगे, कैसे करेंगे? सर पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर ही देना होगा कि एग्रीकल्चर का हमारे देश में क्या मतलब रहा है, कितना परसेंटेज लोग कृषि पे ही पूरी तरह से आश्रित हैं, और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रही हैं चीजें, कि शहरी पलायन और ये सब भी सब इसी में कंक्लूड हो जाएगा सर। हाँ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप समझें कि कहना क्या चाहता है, क्या हमें लिखना क्या है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। दूसरा प्रोसेस क्या आएगा अंडरस्टैंड करने के बाद में, क्राफ्ट। ठीक है, रफ में ना क्राफ्ट करें, कि मतलब जो रूपरेखा मैंने बताई थी ना, जो रूपरेखा जिसको आप कहते हैं, कि इसकी एक रूपरेखा खींचे कि आपको लिखना क्या क्या है। अब यहाँ कह दिया क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड सॉल्यूशंस, तो उसकी एक रूपरेखा बनाए कि भाई आप ऐसे में क्या क्या लिखेंगे, कैसे इसको मतलब कैसे शुरू करेंगे, कैसे इसको उठाएंगे और कैसे इसको ले आकर कंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये पूरा एक दिमाग में अपना क्राफ्ट तैयार कर ले। इससे क्या होता है कि ऐसे लिखते लिखते बीच में आपका फंसता नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट आता है कि परिचय देकर के शुरुआत करें, अपना एक इंट्रोडक्शन देकर के आप शुरुआत करें। जैसे यहाँ पे आप देखें, एग्रीकल्चर ऑफन रेफर टू, अच्छा मैंने उस दिन भी परसों भी जो मैं आपको जब ऐसे फिलोसफिकल ऐसे के बारे में बता रहा था, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो ऐसे बाकी टॉपिक के ऐसे के लिए भी लागू होती है। जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो भी मतलब टर्म्स आते हैं ना, उनको डिफाइन करें। ठीक है, तो जैसे क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, आपका मुख्य जो फोकस बिंदु है वो क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब जो भी बात हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आपने एग्रीकल्चर को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप डिफाइन करेंगे कि भाई क्राइसिस इन एग्रीकल्चर है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप सब जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी क्या है, कृषि है। आप ऊपर से पढ़ते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है, ये सब आप पढ़ते हैं। So agriculture, often referred to as the backbone of the Indian economy, has been facing a profound crisis in recent times, leading to distress among farmers. ठीक है, the distress क्यों, यहाँ distress की बात क्यों शुरू में पहले लाइन में की गई, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, it is related to distress and solutions. ठीक है, तो पहले हम distress की बात करेंगे, फिर solutions की बात करेंगे। ठीक है, so the distress is multifaceted, encompassing economic, social and psychological dimensions. In this essay we will delve with into the causes of the crisis, its impact on farmers and potential solution to alleviate their suffering. ठीक है, तो ये आपका एक परिचय हो गया। परिचय को बहुत लंबा भी नहीं रखना है आपने, इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा नहीं करना है। क्यों नहीं बहुत लंबा करना है, क्योंकि हमको पता है कि 500 शब्दों में हमें अपने ऐसे को खत्म करना है।
कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चर क्राइसिस के ऊपर हम आ गए, ठीक है, कि इसके क्या क्या कारण है, एग्रीकल्चर क्राइसिस के कारण क्या क्या है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब आप सोचिए। एक तो किसानों के ऊपर कर्ज बहुत है, तो ये कारण है कि भाई कर्जे में डूबे हुए हैं किसान। फिर क्या है, मार्केट फ्लक्चुएशंस, है ना। आप लोग देखिए, जो लोग, अगर आप में से जो लोग भी किसान फैमिली से जुड़े होंगे तो आपको लगता होगा कि यार जिस साल हमारे यहाँ धान ज्यादा होता है उस साल धान की कीमत गिर जाती है, जिस साल गेहूं ज्यादा होता है उस साल गेहूं की कीमत गिर जाती है ना। और जब नहीं होता है तो बढ़ जाता है। जब हमें खरीदना है तो महंगा खरीदते हैं और जब बेचना है तो सस्ता बेचना पड़ता है ना। तो मार्केट, जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, है बिल्कुल। ना। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस इज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल क्राइसिस हो जाती है ना। ये सोचना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आप सब लोग जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, है ना, या थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, तो ये सामान्य सी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर क्या हम लिख सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन भी लगातार होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग उतनी ही जमीन से ज्यादा लोगों के लिए हम लोग अनाज पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन में एक चीज और भी आ सकती है, यहाँ पे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि जो कृषि योग्य जमीन है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड को जो है हम लोग कमर्शियल लैंड में या रेसिडेंशियल लैंड में लगातार चेंज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती आबादी को रहने के लिए भी जगह देनी है। तो है ना, नई नई कॉलोनियां विकसित होती चली जा रही हैं। तो जो जगह हम खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो जगह अब हम लोग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब जब हम यूज कर रहे हैं, तो जो जनसंख्या उन खेतों पे आधारित थी, तो उन खेतों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बाकी बचे खेतों से हमें निकालना है। तो अगेन जो है लोड ज्यादा आएगा तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। सो ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वाटर स्कर्सिटी, पानी की समस्या, बहुत सारे जगहों पे पानी की समस्या है जिसकी वजह से, तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्राइसिस आ रही है। तो कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चर क्राइसिस, जब आपने ऐसे 3-4 इसमें से जो भी आपको याद आया, आपने एक डेप बर्डन लिख दिया, मार्केट फ्लक्चुएशंस लिख दिया, लैंड डिग्रेडेशन लिख दिया, है ना, वाटर स्कर्सिटी, 4 पॉइंट आपने लिख दिया। अब 4 पॉइंट में आप ये मान के चले कि 40-50 शब्द भी आपने यदि लिखे, 50 शब्द, 50 शब्द कितना होता है, 3 से 4 सेंटेंस में आपको 50 शब्द हो जाते हैं। तो आपके लगभग जो है, अब यहाँ से हम लोग देखते हुए चलते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन में मान लीजिए कि यहाँ आपने एक लगभग 100 शब्द यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर लिए। आप कॉजेज में आए तो लगभग कॉजेज में आपने 200 शब्द आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। कैसे 200 शब्द इस्तेमाल किए, आपने इसको 4 भागों में बांटा, 50 गुने 4, आपके 200 शब्द यहाँ पे हो गए। तो 300, मतलब आपने क्या किया, आपका मोर देन हाफ इससे आपका हो गया कंप्लीट। अब ये जो हुआ, ये जो कॉजेज हुए जिसकी वजह से डिस्ट्रेस आया, इस डिस्ट्रेस का फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हेलो जी Yes, जी sir. सर जी सर जी हाँ, इसका फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, ये क्या कोई बहुत ऐसी कोई बात बता रहा हूँ क्या मैं, जो आप नहीं जानते हैं, या बहुत कोई मतलब एकदम से अजूबी सी कोई बात नहीं बता रहा हूँ सर, क्या, ये सब आप जानते नहीं हैं? सर, बिल्कुल नहीं नहीं। सर, जानते हैं आप सब जानते हैं ना, सब जानते हैं भाई। हजारों लोग आप में से ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में मतलब शांति से, क्या हो गया, शांति से सुन रहे हैं सर, ऐसा। अच्छा शांति से सुन रहे हैं। इसमें से आप सारे लोग ये सारी बातें आप जानते हैं, है ना। हाँ सर, वो मैं भी सुन- जी। किसान हूँ। जी, सर मैं खुद किसान हूँ। अच्छा, हाँ, वो कहने के लिए तो नहीं सर, मेरे यहाँ पीढ़ियों से खेती होती है, ये अभी भी हो रही है, गन्ना उगा रहे हैं हम खूब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। तो इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, है ना। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब देखिए आप भाई, जब डिस्ट्रेस होगा, आपने अनाज उगाया, इतना मेहनत किया, पैसे लगा दिए और बिका ही नहीं आपका अनाज, है ना। आपने कर्ज ले लिए, क्योंकि जिनके यहाँ पे बाहरी आमदनी है उनके यहाँ तो ठीक है। आज बेटा वो हीटर ना बाहर निकालो तो देखो, तो नहीं, हाँ, बाहर निकाल के उसको ऊपर रख दो टेबल, देखना बचा के। हाँ, वो हटा दो, नीचे वाला कार्डबोर्ड हटाओ, हटाओ उसको, हाँ, वहां रख दो, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना, इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। सो अब पहला इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो हम लोग लगातार सुनते हैं अखबारों में, सब जगह पे ना ये खबर रहती है, क्या है ना, कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी, और ये सारी चीजें। बीच में मैं कोई एक मूवी या कुछ तो देख रहा था, मूवी देख रहा था जिसमें
इस समस्या को बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो कोई मूवी थी, बीच में आई थी, है ना। तो जवान में ही दिखाया था एक लड़की की हाँ सर, कहानी। जवान में दिखाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ये एक समस्या है, आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सुसाइड्स एंड मेंटल हेल्थ इशू इससे हो रहे हैं, कि भाई किसान क्या करे, है ना। तो अब ये आप लिख सकते हैं, सुसाइड्स एंड मेंटल हेल्थ इशू इससे आ रहा है इम्पैक्ट। और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इम्पैक्ट हो सकता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब लोग खेती से भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल सही मंजुषा जी, आप कह रही हैं। मेरे दादाजी एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहते हैं कि तुम कितना भी पैसा कमा लोगे, पैसा खाओगे तो नहीं, खाओगे तो अल्टीमेटली अनाज ही, कोई पैसा तो खा नहीं सकता है, इज इट। तो आपने बिल्कुल सही बात कहा, उस चीज को मैं रिलेट करता हूँ। तो माइग्रेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है। लगातार जो है लोग गांव से शहरों की तरफ इसीलिए तो भाग रहे हैं। पहले ऐसा कहा जाता रूरल था, माइग्रेशन। हाँ पहले ऐसा कहा जाता था, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती थी, मतलब कि मतलब व्यवसाय के बारे में, कि उत्तम खेती, है ना, उत्तम उत्तम खेती और मध्यम बान, बान मतलब व्यापार, मध्यम बान ऐसे बोलते हैं, बान मतलब व्यापार। तो उत्तम खेती, मध्यम बान, और ऐसे करके मुझे पूरे ठीक से याद नहीं आ रहा है। और मतलब 1 नंबर पे खेती, 2 नंबर पे व्यापार आता था, और 3 नंबर पे नौकरी आती थी, है ना, निर्घन ऐसे कुछ बोलते हैं कोई शब्द, चाकरी, है ना, निर्घन चाकरी। और सबसे जो लास्ट है ना, उसको भीख मांगने को मतलब ऐसा बोलते थे, कि भाई जो नौकरी करना है, और तीसरे नंबर पे भीख मांगना। निकृष्ट चाकरी, भीख निदान, ऐसे हमारे वहां भी हाँ बोलते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। निकृष्ट चाकरी, भीख निदान, देखिए ये बढ़िया है, आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा है, मतलब इस तरह मेरे के। सर पापा मतलब अभी अभी भी हम सुनाते हैं ये। निकृष्टता वाला हाँ काम करने जा रहे हैं। हाँ हाँ जी। सर अभी हम निकृष्टता वाला काम करने जा रहे हैं। वो तो आप सोच लीजिए, है ना। तो नहीं, मतलब ये ऐसा कहा जाता था कि उत्तम खेती है, नहीं, इसके पीछे वजह क्या है, देखिए। खेती क्यों ना, सभी चीज का जड़ तो खेती है भाई, खेती होगी नहीं तो भाई आप व्यापार करो या आप चाकरी करो, आप कुछ भी करो, क्या फायदा है। खाना तो आपको अनाज ही है, और वो तो चाहिए ही जी चाहिए, सर। इसलिए खेती जी सबसे सर। उत्तम है ना। और ये है। और सर ये हरित क्रांति के मतलब संदर्भ में बहुत सही लाइन थी उस टाइम में, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं उतना डेवलपमेंट हो गया और मशीन्स का यूज वगैरह, है तो ना, कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल। चीजें तो बदल। हाँ, तो ये चीजें जो है आप मतलब इसका उल्लेख कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कहा गया कि रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई लगातार। आज इसी कारण से खेती में काम करने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं, खेती वाले मजदूर कम होते चले जा रहे हैं, है ना। खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, लोग शहरों में जा करके और वहां मजदूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है किसान इतने पैसे दे नहीं पाता, क्योंकि उसको इतने पैसे मिलते नहीं है। और वहां पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे उतने ही काम करने के ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक संगठित क्षेत्र है, और वहां पे उनको लाभ ज्यादा मिल रहा है। तो उस लाभ से वो एक बड़ा हिस्सा जो है, मतलब वो लोग सैलरी के रूप में दे देते हैं, जबकि खेती में ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको कि आप मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या है। सॉल्यूशन में क्या बोला, डेट रिलीफ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। ये पहला सॉल्यूशन है, आपके भाई कर्ज माफी कर दो। सो खैर सरकार तो ये सारी स्कीम्स चलाती भी रहती है, कर्ज माफी भी हो जाती है, और लोन्स वगैरह काफी सस्ते मिल जाते हैं, है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एक बड़ा सॉल्यूशन है। मार्केट रिफॉर्म करना जरूरी है, जैसे अभी पीछे गवर्नमेंट ने जो अलग अलग बिल लेकर के आए थे, अभी ऐसा हो रहा है कि हाँ, एक जो न्यूनतम समर्थित मूल्य जिसको हम बोलते हैं, तो सारी चीजें सरकार कर रही है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, ये आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बहुत चलन, ट्रेंड्स चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हो गए, तो इन सब चीजों को जो है आप इसमें डाल सकते हैं। गांव गांव में आजकल जो है सॉइल लेबोरेटरी वगैरह, तुषार जी नाउडेज खेती कैन भी आधा ही देखा मैंने। तो ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे पानी पहुंचाने के लिए जो इरिगेशन वगैरह के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, है ना, तो ये सारी चीजें आप जो है इसमें कर सकते हैं।
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, एग्रोफॉरेस्ट्री हाँ एग्रो की वाली की। फॉरेस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि जितना लिखा है उतना सब आप ऐड कर दें, जितना आपको याद आए आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में आप फाइनली एक कंक्लूजन दे सकते हैं। पूरा कंक्लूजन में आपको इन सारी बातों को थोड़ा 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 डाल देना है कि भाई डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, ठीक है ना, और उसका क्या सॉल्यूशन है करके ना पूरा आप एक यहाँ पे कंक्लूजन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको मतलब फर्स्ट टाइम यदि आप टॉपिक देखें तो थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा कि अरे कितना मुश्किल सा टॉपिक है, क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड सॉल्यूशंस। लेकिन यदि आपने एक रूपरेखा खींच लिया कि पहले हम क्या करेंगे, पहले आपने टॉपिक समझ लिया क्या है क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, why there is a crisis in agriculture, and then the second part of the topic is why the farmers are in distress and what is the solution to take them out of that distress they are into right now. ठीक है, so already you have got 2-3 points, 2-3 different points on which you can put your view. First, why there is a crisis in agriculture, then second, why are the farmers in distress, and the third, what are the solutions to take them out from the distress. Now you have got an outline, so you understood the topic. The first phase of the essay writing you completed, you understood the topic. Then you have to create a outline. You have to create an outline for this topic. Now what can be the outline? First of all, you need to write an introduction. In introduction, what will you write? You will define the terms, if there are some terms in the topic. Now here in the topic, what is the term? Term is the agriculture. So the agriculture term you have to define in the terms of or in the context of distress, not in some other context. Agriculture can be defined in different other contexts also, but no, here you are defining agriculture in the context of distress, saying that agriculture, which is the backbone of the Indian economy, has been facing a crisis in recent times, okay, which is leading to distress among farmers. Why? Because here the topic is farmers distress. And what is this distress? What is this distress all about? So it is all about the encompassing economic, social and psychological dimensions of the farmers. So this is what you gave in introduction. So in introduction you actually gave a focus, or you gave a limelight that in the essay that I'm going to write, what all things I'm going to discuss about. And now you started, so now you have a problem, because this is an essay which is related to a problem. What is the problem? The crisis in agriculture. So we have already discussed about it, that whenever you are getting a topic which is related to some problem, it may be problem of any kind. It may be a social problem, it may be a problem, it may be problem of any kind. So whenever this term comes, or if you could relate the topic with any kind of problem. So first, the causes of the problem. Second, impact of that problem on that particular segment. Here the segment is society, or here the segment is the farmers. In other topics, the segment may be the women. Somewhere the segment may be the Dalits. Somewhere the segment may be something else. The segment may be different. The impact may be on different segments. So whenever a topic you are getting which is related to any kind of problem, the first thing that you need to write is the cause. What are the causes of that problem? That will create the first part. I am talking about creating an outline of the essay topic. So in that outline, the first thing that you did was to write or to think about the causes of the problem. Now, the impact of that problem on that particular segment about which we are talking. And then, if there is a problem, there are some causes, there is the impact, what are the possible solutions? If you want to write further, you can write what are the actions that has been taken by the government, but you have to keep in mind that what exactly topic is saying, and you have to keep in mind that
I have only liberty of 500 to 600 words. I have to not exceed it. So since the topic, the outline I have stressed, it does not mean that I'll go for 1000 words or 1200 words. No, we have to go for 500 to 600 words. That's it. So if we are not comfortable writing the measures taken by the government and the schemes that government is running for the problem, if you don't know that, no need to explain or no need to mention it. खाली नाम बस मेंशन कर दिया चलेगा, एक आध नाम whatever you can recall at that time, एक आध नाम you mention and then आप बढ़ते जाओ in the solution part and then conclusion, प्रधानमंत्री कृषि जन whatever it is. हाँ, मतलब we are talking about particularly this topic, but I am talking about it in a larger aspect. कि कोई भी topic आया which is related to any kind of problem, like here we have this crisis in agriculture. This is a kind of problem. So this is how you created an outline. And once the outline is created, essay can be written very easily. 500 शब्द क्या है? मतलब आपको लगेगा कि रोकना पड़े, मेरे हाथ को रोको 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 ऐसा. हेलो सर, जी सर. क्लैरिटी Yes, चाहिए sir. Yes, sir. जी, तुषार जी. सर. ये परफेक्टली फाइन ये है, मतलब तरीका है सर आउटलाइन खींचने का. सर ये कर सकते हैं ना, जैसे सर आपने इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन जो है सर वो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये एसे को आसान बना दे रहा है, लिख सकते क्योंकि हैं. वहीं पे दिमाग में फिर बैठ जाए कि ये इस पैटर्न हाँ. से चल रहा है आगे. हाँ, ठीक है. Okay, अब हम sir. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. दैट मोरल टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने परसों डिस्कशन किया था. ठीक है, सर आई हैव आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन. सर Please. पहले consequences लिखना है या पहले cause लिखना है? नहीं, पहले कॉजेज Yes, sir. लिखें. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन Okay. कॉज है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फिर उसके सॉल्यूशन क्या है. और सर एक ही जैसे आउटलाइन बना के कॉज एंड इफेक्ट वाली बना के दोनों को सर मर्ज करके लिख सकते हैं क्या? जैसे 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 सर पहले कॉज दे दिया, फिर उसका कुछ इफेक्ट होगा वो दे दिया. सर कॉज एंड कंसीक्वेंस साथ में दिखने के लिए बोल रहे हैं. कोई देखिए, अगर पर्टिकुलर कुछ ऐसा कॉज को टॉपिक लेके आपको उसका नहीं, पर्टिकुलर अगर कंसीक्वेंस. आई अंडरस्टूड, अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल रहा है, अगर है जिसमें कि एक कॉज के लिए एक कॉन्सिक्वेंस है, दूसरे कॉज से दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो रहा है, और वो बहुत क्लियर है, मतलब वो दोनों के बीच में अंतर बहुत क्लियर है, तब तो आप वैसा कर Yes, सकते sir. हैं. बट सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है ना. सामान्य तौर पे जी ऐसा सर, होता लेकिन इसके अंदर क्या है कि अपने को जैसे लिखने की मतलब थोड़े शब्द ज्यादा मिल जाते हैं लिखने के लिए सर. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. आप जो है पहले आपने कॉजेज लिखे और फिर आपने कॉन्सिक्वेंसेस लिखे, तो कहीं ना कहीं आप, जैसे अगर आप एक कॉज लिख रहे हैं और उसके लिए एक कॉन्सिक्वेंस लिख रहे हैं, फिर एक कॉज लिख रहे हैं और एक कॉन्सिक्वेंस उसके उसका एक उससे क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वे लिख रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है. दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक साथ सारे कॉजेज लिखे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और फिर इसके होने की वजह से क्या इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, और फिर आपने लिखा इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है. तो ये आपका बिल्कुल एक सीधी एक ट्रैक पे जा रहा है. जी सर. है ना. बट अगेन मैं कहूंगा कि अगर कुछ इस तरह का टॉपिक आपको मिल गया जिसमें कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अगर मैं 5 कॉजेज में लिखा और 5 कॉन्सिक्वेंसेस लिखा, तो उसमें पहले कॉज का कॉन्सिक्वेंस पहला होगा, पहले कॉज का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये कॉन्सिक्वेंस हो नहीं सकता है. अगर इतना क्लियरिटी है तब तो आप वैसा लिख सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं. ठीक है, कि भाई ये कारण है और इसका ये परिणाम है और फिर इसका ये समाधान है. अगर वैसा होगा तो फिर इसका सॉल्यूशन भी अलग होगा. अगर इतना यूनिक होगा तो सॉल्यूशन भी यूनिक होगा. तो आप वैसा भी Yes, कर sir. सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक. चलिए, द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये एक टॉपिक हमने लिया. इसमें अगेन फिर हमने वहीं से शुरुआत करी. बात वही, फॉर्मूला वही है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक. फॉर्मूला वही है, अंडरस्टैंड द टॉपिक. क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? इज द इंटेग्रिटी. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसी के इर्द गिर्द आपका ऐसे घूमना है.
ठीक है, तो इंटीग्रिटी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आपने सबसे पहले यहाँ आपने इंटीग्रिटी को डिफाइन करके अपना ऐसे शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम ऐसे शुरू कहाँ से करें, है ना। उससे पहले आपने एक अच्छा सा कोड दे दिया, अगर आपको याद है तो आपके ऐसे को थोड़ा और अच्छा बना देगा, ठीक है ना। आपने एक बढ़िया सा जो है लगभग 70 से 80 शब्दों के बीच में आपने एक बढ़िया सा इंट्रो दे दिया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये है ना, आपने डेफिनेशन इंटीग्रिटी की दे दी, लेकिन आपको कनेक्ट इसको कैसे करना है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट करना है। तो आगे की जो आपकी क्राफ्टिंग होगी ना, वो इसको ध्यान में रखते हुए होगी कि हाउ इंटीग्रिटी इज रिस्पॉन्सिबल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, है ना। तो हम आते हैं इंटीग्रिटी एज द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर। पहले आपने फाउंडेशन करा, अब देखिए कितना बढ़िया ऐसे क्राफ्टेड है। हेलो अश्मिता जी, हाँ हाँ, बहुत सुंदर बच्चा है। बाबू दे दो। हाँ सर उसने फोन छीन लिया है अश्मिता जी से। बाबू इज, मैं समझ गया उसको भी पढ़ने की इच्छा हो रही है। नहीं सर, उसे बेबी शार्क देखना होगा। अच्छा, बीबी क्या है? सर बच्चों की एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस पोयम है ना बच्चों के लिए, बेबी शार्क। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, खैर देखिए, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। पहले हमने क्या बोला, फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रिटी, कैरेक्टर का फाउंडेशन कैसे होगा, इंटीग्रिटी एज द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर। फिर ऑनेस्टी एज अ पिलर ऑफ इंटीग्रिटी। आप प्लीज मुझे म्यूट कर दीजिए। कोई बात नहीं अस्मिता जी। सर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप अपने तरफ से म्यूट कर दीजिए मैं वरना आवाज नहीं। समझ गया। हाँ, ऑनेस्टी एज ए पिलर ऑफ इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी कैसे आएगी, है ना, हाउ दिस इंटीग्रिटी विल कम। तो इंटीग्रिटी के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। जो ऑनेस्ट होगा वही इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता है। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंटीग्रिटी के दूसरे पिलर है कि भाई अगर आपको अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ये सब क्या है, ये इंटीग्रिटी के अलग अलग सेगमेंट है। कि मतलब अगर हम कह रहे हैं कि आई हैव टू शो द इंटीग्रिटी, आई हैव टू डिस्प्ले माई इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी में कैसे डिस्प्ले करूं, इंटीग्रिटी डिस्प्ले करने के फैक्टर्स क्या क्या है, तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बोल दिया, पहले तो इसने बोल दिया कि भैया इंटीग्रिटी आपके कैरेक्टर का फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आपने अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है तो मतलब आपको आपके कैरेक्टर को बहुत साउंड माना जाएगा, बहुत ही मजबूत चरित्र के व्यक्ति माने जाएंगे। तो ये इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी कैसे मैं बना सकता हूं, इस इंटीग्रिटी को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूं, व्हाट आर द एलिमेंट्स टू डेवलप द इंटीग्रिटी। अब उसकी बात हम फर्दर आगे कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्या है, ऑनेस्टी। अगर आपको अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, बना के रखनी है, तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। दूसरा क्या है उसका एलिमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी। एंड द थर्ड एलिमेंट इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, कि कोई आप पर भरोसा कर सके। और फिर रेजिस्टिंग एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस, कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है यार, जैसे मान लीजिए कि हम एक ऑफिस की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, आप सब लोग गवर्नमेंट ऑफिसर कल को बनने वाले हैं, और सबसे पहले ये बात कही जाती है ना, कि भाई आपकी सत्यनिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और आपकी सत्यनिष्ठा दर्शाती है कि आप एक कितने बेहतर अधिकारी बनेंगे, और आप लोगों के प्रमोशन जब होंगे तो आपका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपके जब मतलब आपकी कुछ भी अगर एक मेजर वेलफेयर की जब बात आती है ना, तो वहां पे इंटीग्रिटी और विजिलेंस है ना, ये मांगा जाता है, इसको सत्यनिष्ठा मतलब प्रमाण पत्र इसको कहा जाता है। इंटीग्रिटी आपका बहुत आवश्यक होता है, हमेशा आप मतलब सर्विस के दौरान आप बहुत इस शब्द को सुनेंगे बार बार, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी में क्या है कि आपको एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना है, कि चलो यार ठीक है क्या फर्क पड़ता है, 10 बजे नहीं 10:30 बजे, आधे घंटे ही तो लेट हुआ ना, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिस 10 का है, मैं 10:30 पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे ही तो लेट हुआ, या इस तरह की छोटी छोटी चीजें, है ना। तो एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना है, और अगर आप ये लगातार करेंगे
अपार नहीं, अपार एंड विजिलेंस से अपार अलग चीज होती है, इंटीग्रिटी और विजिलेंस होता है। तो ये आपको रेसिस्ट करना है, एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करनी है, एथिक्स से आपको नहीं भटकना है, तब आपकी इंटीग्रिटी सही मानी जाएगी। डाउटफुल इंटीग्रिटी आपकी डाउटफुल नहीं होगी। इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, तो ये तो सारी चीजें अब हमने क्या बातें कर ली कि इतने सारे तो हमने एलिमेंट बात कर ली, ये 3 पॉइंट्स में हमने बात कर लिया कि इंटीग्रिटी का एलिमेंट क्या क्या है। पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हमने इसको ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का फाउंडेशन कैसे हो सकता है, हमने उसकी यहाँ पे बात कर ली इस पैरा में। फिर हमने इसके एलिमेंट्स की बात कर ली कि ऑनेस्टी होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ेगा, एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस को रेसिस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, हमें एथिक्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर आता है कि इसका हमारे पर्सनल ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर हम लोग अपनी इंटीग्रिटी कहीं भी मेंटेन करते हैं तो हाउ विल दिस इफेक्ट आवर पर्सनल ग्रोथ, हमने वह लिख दिया। सोशल उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बाकी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, आपको किस तरह से देखा जाएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया। एंड फाइनली वी डिड अ कंक्लूजन। तो एक मोरल वैल्यू का टॉपिक आपके पास आया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने उस टॉपिक से जिस मोरल वैल्यू की, उस टॉपिक में जिस मोरल वैल्यू की बात की गई, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइंड व्हाइल गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, वो जो की पॉइंट था उसको आपने जो है डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद अब चूंकि यहाँ पे 2 चीजें थी, इंटेग्रिटी तो थी ही, और ये था कि इंटेग्रिटी जो है आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ में कैसे, इट इज हाउ इज इट कनेक्टेड, तो उसके ऊपर हमने बात कर ली कि भाई कैरेक्टर का फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है इंटीग्रिटी। फिर अगर वह है तो फिर उसके एलिमेंट क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों को आप समाहित करेंगे तो आपकी इंटीग्रिटी मानी जाएगी, आप ये इंटीग्रिटी सही है, साउंड प्रूफ है। और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब ये देखिए, ये बातें मैं जनरल में कह रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर इंटीग्रिटी, किसी भी तरह का अगर मोरल वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक आएंगे ना, तो इन चीजों को आप कर सकते हैं कि वो मोरल वैल्यू यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे आपके क्या बन रहे हैं, एक एक सेगमेंट बन रहे हैं, एक एक पैराग्राफ आपके तैयार हो रहा है 50 60 100 वर्ड्स के, और इस तरीके से आपके 500 वर्ड्स तैयार हो जा रहा है, और लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया। क्या बहुत मुश्किल है? नहीं सर। क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, बाकी लोग बोले। नहीं नो सर। सर। हाँ अनिशा जी तो पहले बोल देती है, 170 नंबर लाई है फ्री में। सर बड़े हैं थोड़े। हाँ अच्छा, बढ़ भी गए, कितने हो गए अब? सर 176.25। हाँ इनसे तो आप लोग पहले ही मिठाई खा लो। बहुत बढ़िया, बधाई हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कोट इसी टॉपिक के लिए बना है। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। तो बहुत मुश्किल है क्या? बाकी लोग भी बताइए ना। हाँ जी, गार्गी जी, नो सर। नहीं सर। मनीष मनोहर जी कौन है, पहली बार दिख रहे हैं? नहीं सर। मनीष मनोहर जी पहली बार दिख रहे हैं क्लास में आज। थोड़ा बहुत वनिका जो जी? दिक्कत होता है सर वो इंट्रोडक्शन सेशन नहीं होता, उसके बाद फिर आगे हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, इंट्रोडक्शन मतलब शुरू करने में, इसीलिए तो मैंने इसलिए तो क्लू दिया ना कि अगर आपके टॉपिक में किसी तरह का कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट हो ना, तो एक उसमें से ना मेजर वर्ड उठाइए और उसके इंट्रोडक्शन उसी को इलेबोरेट करके आप अपना परिचय पार्ट की शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग एक आध हिंदी के टॉपिक भी इसी रफ्तार में देख लेते हैं। जैसे हमने सर। एक टॉपिक डाला। हाँ जी सर मुझे एक समस्या आती है सर निबंध लिखने के समय, कि सर मैं हाँ बीच के मतलब पार्ट को समझता हूँ कि इस तरह लिखने से हो जाएगा कि प्रभाव क्या पड़ेगा, और पहले मतलब कारण क्या है, उसके बाद फिर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब सारे बता दूंगा सर, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखने में सर बहुत परेशानी होती है, उसको सर कैसे ठीक करें? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक बताइए जो आपको सबसे मुश्किल लगता हो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना। कोई रैंडम आप बताइए, कोई भी रैंडम टॉपिक बताइए। सर जस्ट G20 पे अगर मान लिया जाए सर।
G20 पे आपको लिखना है। हाँ तो सर, G20 भारत की भागीदारी। हाँ 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 हाँ। तो आप इसका परिचय कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे, आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि वर्तमान समय में भारत वैश्विक पटल पर अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है और भारत पूरे विश्व में एक बहुत ही सशक्त देश के एक बहुत ही सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आपका ओपनिंग लाइन इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में, क्योंकि G20 की जो हम बात कर रहे हैं और G20 में भारत की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो हम वर्तमान समय की बात करें, अभी अभी हाल में हुआ है, इट्स अ कॉन्टेम्परेरी टॉपिक, बिल्कुल, है ना। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यही हो रहा है ना, वर्तमान समय में भारत जो है एक बहुत ही सशक्त पूरे वैश्विक पटल पे उभर रहा है। भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध लगातार बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि 2-3 लाइन आपने भारत की जो अंतरराष्ट्रीय प्रेजेंस है उसके बारे में आपने बात करी। उसके बाद फिर आप आ जाए G20 पे। इसी कड़ी में, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप लिख रहे हैं तो आपने इसे मान लीजिए कि एक कोई भी स्टेटमेंट आपने शुरू किया, जैसे आपने शुरू किया, आप शुरू करना चाहते हैं कि चूंकि भारत को G20 का जो G20 की क्या बोलेंगे, G20 की मेजबानी, हाँ, जो मेजबानी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि भारत की जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पे जो भारत की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो बहुत मजबूत है ना। भारत को बिल्कुल एक अग्रिम पंक्ति के देशों में राष्ट्रों में आज देखा जा रहा है। इसी वजह से भारत को G20 की मेजबानी मिली। तो सबसे पहले जब भी G20 भारत की भागीदारी, अगर इस तरह का टॉपिक आ रहा है तो आपको पहले 2-3 पंक्तियों में ये बात दिखानी है कि वर्तमान समय में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, ये आपने दिखा दिया। उसके बाद फिर आप, लेकिन अब G20 है तो G20 को बताना भी जरूरी है, क्योंकि G20 जो है वो एक मतलब एक पारिभाषिक टर्म भी है ना कि G20 है क्या। तो आपने लिखा कि इसी कड़ी में सन 2023 में भारत को G20 देशों मतलब G20 देशों के समूह के G20 सम्मेलन, उस शब्द का वैसे लिखे, के मेजबानी का मौका मिला। ठीक है, आपने एक ये सेंटेंस आपने क्या लिखा, ये आपका कनेक्टिंग सेंटेंस हो गया। किस चीज का कनेक्टिंग सेंटेंस हो गया कि पहले तो आपने भारत की वैश्विक स्थिति बताई और अब G20 के बारे में बात करने जा रहा है, उसके बीच में कनेक्टिंग आपने कर दिया कि इसी कड़ी में, क्योंकि भारत की वैश्विक स्थिति और वैश्विक प्रेजेंस बहुत शानदार है आज के वक्त में, इसीलिए इसी कड़ी में भारत को G20 की मेजबानी करने का मौका मिला। G20, अब आगे लिखेंगे, G20 20 देशों का एक समूह है और उसके बाद फिर आपने G20 के बारे में लिख दिया कि भाई G20 क्या है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार हो गया। फिर आपने लिखा, उसके आगे आपने 19 देश और एक संघ। हाँ जी, 19 देश और एक संघ। हाँ, तो आपने जो है वो आपने वो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दिया। उसके बाद फिर आपने उसके आगे अब G20 में G20 सम्मेलन का थीम क्या रहा, फिर उसके बाद में G20 सम्मेलन में कितने कार्यक्रम हुए। अगर आप उसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में अगर जानते हैं, अगर आपके पास जानकारी है तो आप लिख सकते हैं G20 सम्मेलन की पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद आपने लिख दिया G20 सम्मेलन 2023 के दौरान आयोजित कार्यक्रम, है ना, उसमें आपने अलग अलग कार्यक्रम लिख दिए। फिर उसके बाद आपने लिखा कि G20 2023 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, निर्णय। तो इस तरीके से जो आपको जानकारी है उसको अलग अलग हेडिंग करते हुए आपने 3, 4, 5 पैराग्राफ में लिख दिया और लास्ट में आपने उसका एक निष्कर्ष लिख दिया। तो परिचय तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, परिचय तो सबसे आसान है। अगर हम G20 को इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे इंग्लिश का अगर ऐसे टॉपिक है, तो जो उसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वो वैसे ही लिखेंगे ना, प्रॉपर हिंदी वाला ही, मतलब हिंदी को इंग्लिश वो ट्रांसलेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रांसलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास ये भी लिबर्टी है कि आप जो है ना इसे देवनागरी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात तो ये मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक, क्योंकि ना देखिए
निबंध लिखने में ना जो आपका 50% काम है, 50%, वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। आपके सामने 4 टॉपिक रहते हैं, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ये यदि आपने सही ढंग से कर लिया ना तो आपका 50% काम हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप तथ्यात्मक तौर पे बहुत मजबूत हैं, आपकी काफी मतलब करंट टॉपिक्स पे आपकी पकड़ अच्छी रहती है, आप लगातार न्यूज़पेपर रीडर है और ये सारी चीजें हैं, तो आप जो है इस तरह के टॉपिक उठाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसे टॉपिक उठा करके ही लिखें आप, है ना। कोई भी टॉपिक उठा करके सर मैं लिखेंगे अच्छा। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे जी सर जी 4 जैसे अपने एसेज आएंगे 4 टॉपिक्स पे, और सर जी। मान लो कि उन पे हमको कुछ भी नहीं आता, तो सर उनसे कैसे डील करें फिर? उन पर लिखने के लिए कंटेंट देखिए, उपलब्ध नहीं हो अपने पास। आप सबसे पहले तो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि जिस स्तर पे आप लोग आज हैं, है ना, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ मतलब विरले ही शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो, और वो भी खासकर वो व्यक्ति जो पेपर 1 क्वालिफाई करके पहुंचा है, कि उसे किसी विषय के बारे में कुछ भी ना पता हो। मतलब तो आप नीलबट्टा सन्नाटा है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब ऐसे थोड़े ही खगोल शास्त्र से उठाए कोई टॉपिक पूछ देगा, उल्का पिंड और मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आपसे जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो सामान्य टॉपिक ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहें कि आपको जो है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे, यार इसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, पूरा किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानता हूँ। ये जरूर होगा, है ना, ये होगा। पर ये नहीं होगा कि मैं कोई भी नहीं जानता हूँ। अब सर उस स्थिति में कौन सा चयन करना सर चाहिए? जो प्रश्न होगा हमारे सामने वो ये होगा कि मैं ज्यादा किस में लिख सकता हूँ, ज्यादा किस में लिख सकता हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंट किस में हूँ, ज्यादा नॉलेज मेरे पास किस में है, ये मुद्दा सामने उठ करके आपके आएगा, ठीक है ना। ज्यादा बेहतर में किस, और या फिर ये आएगा कि यार ये 4 में से ना ये 2 के बारे में तो मैं खूब जानता हूँ, इसमें से कौन सा लिखूंगा। कभी ये अपनी तरफ खींचेगा, कभी वो अपनी तरफ खींचेगा, कभी ये खींचेगा, कभी वो खींचेगा, ये मानसिक द्वंद्व चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसके लिए एक तरीका है, एलिमिनेशन मेथड अपनाइए आप, है ना। एलिमिनेशन मेथड कि जैसे आपको, आप देखिए हर आदमी को ना अपनी कमजोरी और अपनी मतलब अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होती है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे से अगर फैक्ट बेस्ड कोई टॉपिक रहेगा ना तो मैं नहीं लिखूंगा। जैसे मेरे से किसी ने G20 पूछ दिया अगर मान लीजिए, तो मैं इसको अवॉइड, मैं पहले से कट कर दूंगा। हालांकि मैं फिर भी G20 पे बढ़िया ऐसे लिख सकता हूँ 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, पर फिर भी मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो G20 के बारे में सारे फैक्ट लिख देगा मस्त वाले, और मैं लिखूंगा ना तो मैं सामान्य बातें लिखूंगा, तो हो सकता है कि उसको इस टॉपिक पे मेरे से अधिक प्रेफरेंस मिल जाए। तो मैं क्यों जाऊं उसमें, मैं जाऊंगा ही नहीं। मेरे को तथ्यात्मक टॉपिक मैं लिखने से बचता हूँ, इसमें डेटा देना होता है, फैक्ट्स देने होते हैं, मैं बचता हूँ, मैं नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं वैसे टॉपिक लिखूं जिसमें, चूंकि मुझे लगता है कि मेरी भाषा अच्छी है, मेरी भाषा पे मेरी अच्छी पकड़ है, तो जहां पे मैं अपने जो मेरा सकारात्मक पहलू है, जो मेरी कलाकारी है, जो मेरा एक्सपर्टाइज है, उसको जहां पे मैं क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर सकूं, दिखा सकूं, मैं तो वही चाहूंगा ना कि मैं अपनी काबिलियत दिखा सकूं सामने वाले को, तो मैं टॉपिक भी वही चूज करूंगा। तो मैं वहां चूज करूंगा जहां भाषणबाजी ज्यादा करनी है, शब्दों को बिल्कुल शब्दों के खेल से खेल करके और बढ़िया तरीके से अपना ऐसे प्रेजेंट कर देना, जो भाव प्रधान हो सर। जो भाव प्रधान हो। कितना बढ़िया शब्द बोल दिया आपने, कितना बढ़िया शब्द बोल दिया। तो आप वैसे टॉपिक चूज कीजिए जो भाव प्रधान हो, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किए इन्होंने, जिसमें हम अपने 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 मतलब क्या बोलते हैं, मन की, दिल की भावनाएं जो है उजागर कर सके। तो आप ऐसा टॉपिक चूज करें, तो आपका 50% काम तो ये हो जाना है। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड अपना है। तो जैसे पहले हमने, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया
G20 एक पूछ दिया, एक पर्यावरण से संबंधित टॉपिक पूछ दिया। जिस तरीके से पूछता है ना, नॉर्मली ऐसे ही पूछता है। आप देखिए, आपके पास अनुवाद अभ्यास पुस्तक पहुंची होगी, उसमें हमने दिया हुआ है पूरे पिछले 7 सालों के टॉपिक्स जो है ना, ऐसे के टॉपिक्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं? यस सर। लोग किताब पढ़ भी रहे हैं या बस मंगा के रख दिए हैं? जी सर, दिए हैं। हाँ, तो उसमें आप देखिए, एक आपको वही मतलब कोई भी सोशल कॉज या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ देगा, और एक जो है आपका कोई मोरल मतलब एथिक्स, मोरल नैतिक मूल्यों से संबंधित, या फिर कोई साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल टॉपिक, इस तरीके से कोई एक पूछ देंगे। तो ऐसे नॉर्मली यही ट्रेंड रहता है इस 4 में से। तो अब देखिए, फिर उसमें से अगर आपको लगता है कि नहीं, जो एथिक्स वाले, मोरल वैल्यूज वाले टॉपिक है जिसपे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं प्रीफर करूंगा उस पर लिखना, मैं उसको उठा के लिख दूंगा। कोई देशभक्ति से संबंधित टॉपिक आ गया, मैं उसको लिख दूंगा, है ना। तो हर आदमी का अपना अपना ब्रैकेट होता है, एंड दैट यू हैव टू डिसाइड। तो एलिमिनेट करते जाइए। G20 में निकाल दूंगा, पर्यावरण भी मैं निकाल दूंगा, वाला इसमें भी छोड़ो, हटाओ इसको, है ना। ऐसे करके फिर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चलिए। तो वैसे ही जो है, ये यहाँ पे एक टॉपिक हमने रखा है, आपदा प्रबंधन सड़क दुर्घटनाएं। आपने उसमें प्रस्तावना डाला, क्या क्या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इसके बारे में बताया। फिर इन दुर्घटनाओं से समाज पे क्या असर पड़ता है, आपने ये बताया। फिर इससे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपने ये बताया। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सड़क सुरक्षा का अनुसरण करेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, है ना। आजकल रोड सेफ्टी सीरीज खेलते हैं सारे क्रिकेटर्स मिल करके, मैचेस रोड सेफ्टी सीरीज खेलते हैं। पुराने जो क्रिकेटर्स, रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, तो इन सारी चीजों का आप इसमें कर सकते हैं उल्लेख, है ना। सरकार की क्या क्या काम कर रही है, फिर आप इसमें डिस्कस डाल दिए। वैसे ही यातायात सुरक्षा सप्ताह भी चलता है सर। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें आप इसमें डाल इसमें सकते साइट हेडिंग डालना जरूरी है सारे एसेज में। हाँ जी, सर ये जो साइट हेडिंग रहती है जैसे प्रस्तावना है, तो नहीं इसको कोई जरूरी मतलब नहीं लिखना है, जरूरी। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जी कोई जी। जरूरी। हाँ, ये तो मैं आप ठीक। लोगों को समझाने के लिए मतलब इस तरीके से हमने लिखा है कि आपको समझ में आए कि चीजें क्या क्या है। आपने उसको लिखना जरूरी नहीं है। प्रस्तावना तो आपको लिखना भी नहीं है वैसे, डायरेक्ट आप ना यहाँ पे कोई ना कोई उदाहरण लिखिए पहले, और उदाहरण लिख करके और यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत कीजिए। फिर ये भारत जी में जी। लिंग समानता है ना, जेंडर इक्वलिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है। जेंडर इक्वलिटी मतलब प्रोबेबल टॉपिक है, तो जेंडर इक्वलिटी अच्छा टॉपिक है। तो इसके बारे में, इसकी इसकी चुनौतियां क्या क्या है, इसके समाधान क्या क्या है ना, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल और बहुत कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा अभ्यास आप लोग लगातार निरंतर करें। प्रतिदिन हम ऐसे के टॉपिक दे रहे हैं, और जैसे हमने आपको ऐसे दिया हुआ है, तो अभी जो जैसे मैं कल परसों से जो ऐसे डालने का मैंने शुरुआत किया टॉपिक, उसके साथ में मैं उसके ना पॉइंट्स भी आपको दे रहा हूँ। उसमें मैं आपको पॉइंट्स भी दे रहा हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे आपको लिखना है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब जितना हो सकता है हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ कोटेशंस जो है यहाँ हमने संकलित किए हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी पे आप ऐसे, जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन वेयर द वर्ल्ड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर एवरीवन कैन बी देमसेल्व्स, बोरिया एस्टीनियम का लिखा हुआ है ना। ऐसे मलाला यूसुफजई, कोफी अन्नान, बान की मून, बी आर अम्बेडकर, ऐसे लोगों ने, अलग अलग बड़े बड़े महापुरुषों ने जो कहा हुआ है, महात्मा गांधी लोगों के कुछ हमने कोट्स यहाँ पे किए हैं। वैसे ही निबंध के लिए भी हमने कुछ यहाँ पे संकलन किए, शांति के लिए, युद्ध के लिए, है ना। और उसके बाद में, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या कहा है, जैसे आपने इसको पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप कहीं पर भी इसको चिपका सकते हैं। टैगोर जी ने क्या क्या कहा है ना। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती, वैसे ही स्टीव जॉब्स ने क्या कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। तो इनके जो उदाहरण है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा है, विनोबा भावे ने क्या कहा है ना। वैसे भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, विलियम शेक्सपियर, विवेकानंद, है ना। उसके बाद कुछ प्रमुख टॉपिकों पे, जैसे शिक्षक, है ना, से संबंधित कोई टॉपिक, शिक्षक, शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक आता है तो आप ये डाल सकते हैं। समय प्रबंधन से, ये
यार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। समय प्रबंधन से संबंधित कोई टॉपिक है, प्रेरणा से संबंधित कोई टॉपिक है तो आप कहीं भी डाल सकते हैं। साहस से संबंधित टॉपिक से, अनुशासन से संबंधित, आत्मविश्वास से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित, है ना, विद्या ज्ञान या बुद्धि से संबंधित कुछ आता है तो देखिए सा विद्या या विमुक्ते, है ना, या विष्णु पुराण का ये की ये पंक्ति है ना, तो ये सब आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही कुछ शायरों की भी पंक्तियां यहाँ पे हमने संकलित किया है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अहमद फराज, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा है, कोई जो बताया शब के मुसाफिरों को कितना सफर हुआ है, कितना सफर रहा है, ऐसे ऐसे करके मतलब हम तो अकेले ही चले थे, गालिब लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह के जो है ना कहीं भी, हाँ कहीं भी चिपका सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। मनुष्य इंसान के ऊपर अगर आप, है ना, तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, देवी प्रसाद मिश्र, प्रियदर्शन, खलील जिब्रान, मिर्जा गालिब, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये कितना बढ़िया बात कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी ही है, गुलजार ने कहा है। तो मिर्जा गालिब ने कहा है, बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी कोई मैशर नहीं इंसान होना, है ना। ऐसे तो ये सब जो है उदाहरण मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सर एक बात और सर, निबंध लेखन के दौरान सर बीच में अगर मान लीजिए सर, अगर मुझे कोई लाइनिंग या पंक्ति याद आई मतलब उस उद्धरण से संबंधित, तो मैं उसको ऐड कर सकते हैं? जितना ऐड करे उतना बढ़िया। मैं तो कहूंगा आप पूरा निबंध जो है कविता में लिख दें। आप पूरा निबंध कविता में लिख दें, एकदम बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए, तो ऐसी हंसने की बात है, लेकिन बीच बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। अगर आप 500 शब्द के निबंध में 4-5 यदि आप उदाहरण दे देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। जी सर। जी सर उदाहरण आते हैं लेकिन डर लगता है कि रेलेवेंट होगा कि नहीं टॉपिक से। डर क्या गजी थे, माउंटेन ड्यू पी के जाइएगा एग्जाम में। डरना नहीं है, लिख दो। देखो कनेक्ट करना आपके, कलम आपके पास है, ठीक है ना। मैं कहीं तो पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, कलम की ताकत बंदूक की ताकत से कहीं अधिक होती है। हाँ जी, हाँ नहीं वो तो है ही, वो ये शायद भगत सिंह की कही हुई पंक्तियां हैं या किनकी कही हुई पंक्तियां हैं कि कुछ इस तरह है वतन से इश्क, वतन से मोहब्बत, क्या है कि इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता इनकलाब हो जाता है। हाँ ऐसे कुछ है। देखिए मैं मेरे भगत सिंह का एग्जैक्ट मैं नहीं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो कलम जानते हैं मेरे जज्बात, इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कलम है ना, आपके पास कलम है और उसमें जिसमें स्याही है जो लिख सकती है, तो कनेक्ट करना आपका काम है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप कनेक्ट कर सकती है, किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकती है। कुछ कुछ तो ऐसी पंक्तियां ना सार्वभौमिक पंक्तियां हैं, कहीं भी उसको आप लिख दो और कनेक्ट कर दो, कहीं भी लिख दो किसी भी टॉपिक में। जैसे मैं पंक्ति बार बार उद्धृत करता हूँ, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। अब आप कोई भी टॉपिक लिखो उसमें चिपका दो लास्ट में, निष्कर्ष में, और आराम से कनेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी जैसे आपने लिखा कि परंतु जैसे आप मान लीजिए कोई भी रिफॉर्म से संबंधित, क्योंकि हम लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ में इसे खत्म करना चाहते हैं या खत्म करते भी हैं, तो आप लिखते हैं कि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी जो शिक्षा है या हमारा जो समाज है वो पूर्ण रूप से शिक्षित होगा, और हम निरंतर इस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। और इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद जी की निम्न उद्धृत पंक्तियां काफी संदर्भित लगती हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं कि आज न कि केवल हमारे देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर विश्व के समस्त राष्ट्र लगातार आतंकवाद से लड़ने का और आतंकवाद के खात्मे का जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और यह प्रयास जिस तरीके से फलीभूत हो रहा है, लगातार धीरे धीरे आतंकवाद जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, परंतु जंग अभी जारी है और हमें विश्वास है कि हम एक दिन इसे जरूर
खत्म कर देंगे इस तरीके से कुछ। और फिर तो यहाँ मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वो पंक्तियां बहुत, इस संदर्भ में मुझे जयशंकर प्रसाद जी की या इस प्रयास के संदर्भ में मुझे जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां समीचीन लगती हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं। कोई बड़ी मतलब इस तरह की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जो है कहीं भी काम में आ जाएंगी, कहीं भी काम में आ जाएंगी। मोहम्मद इकबाल की सर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हाँ ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ऐसे लिख सकते हैं आप। आज तो बहुत लोगों ने लिखा था, मैंने देखा कई सारे लोगों ने देखा, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कई लोगों के उसमें देखा मैंने, है ना। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैशर नहीं शहर के लिए। तो ऐसे ऐसी पंक्तियां जो है बिल्कुल हाँ हाँ नितिन जी, कई लोगों ने लिखा था। नितिन जी आज आपके अनुवाद से थोड़ी सी मुझे निराशा हुई है, मैंने आपको कमेंट दिया है, थोड़ा काम कीजिए, मेहनत थोड़ा जी और। सर, वो जल्दबाजी में हो गया थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, जल्दबाजी, ये सब बहाना नहीं ये देखिए 2 घंटे का टाइम आपको एसएससी देने वाली है, मुझे बोल देंगे तो मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन कमीशन कैसे मानेगा आप बताइए, है ना। इसीलिए तो अभ्यास हम कर रहे हैं, फिर अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जी जो है, सर। हाँ बढ़िया हो जाएगा, है ना। चलिए, तो कल के मॉक टेस्ट के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बढ़िया तरीके से कल आप लोग मॉक टेस्ट करें। आज के सेशन को हम यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे। और यदि सर कोई, मार्क्स सर शो कर दीजिए। अच्छा निशा जी समझ रही है कि मैं टॉप की हूँ इस बार और सर मेरा नाम नहीं बता रहे, नहीं हाँ? सर, बिल्कुल ऐसा अच्छा, नहीं है। हाँ ओके, मैं बता देता हूँ मार्क्स आप लोगों के। सोच रही कि बड़ा मुश्किल से मैंने टॉप किया इस बार और सर इस बार नाम नहीं बता रहे, हर बार तो नाम बता देते थे। अच्छा, तो मार्क्स जो है, वैसे आप सभी लोगों को मार्क्स तो मिल ही गए हैं, मतलब आपको पता तो लग ही गया होगा। इस बार पर रेस्पेक्टिवली पिछले वीक की तुलना में काफी अच्छा लिखा है आप लोगों ने, अच्छा अनुवाद बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक मार्क्स जो अंक पाए हैं इस बार, वो पाए हैं, कौन पाए हैं, वो पाए हैं एक 134 नंबर पाए हैं शिव शंकर जी। एक बार शिव शंकर जी के लिए तालियां हो जाए। शिव शंकर जी हैं सेशन में? जी सर। शिव शंकर जी बधाई हो, अच्छा लिख रहे हैं आप, है ना, इसको मेंटेन रखें। मुझे लग रहा है कि पिछले वीक में भी आपने अच्छा लिखा था, मतलब आप लगातार बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो आपको माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा देखने में गलती हो गया वो। सबसे अधिक मार्क्स इस बार पाए हैं साहिल सिन्हा जी। साहिल सिन्हा जी हैं? यस सर। साहिल सिन्हा जी 139 नंबर पाए, 139, थैंक यू सर। है ना। और वो भी तब जब मैं थोड़ा कंजूसी करके मार्क्स देता हूँ, तो साहिल सिन्हा जी बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिव शंकर जी मार्क्स पाए हैं 134 नंबर, और 133 नंबर अनिशा जी पाई हैं। अनिशा जी की कॉपी इस बार बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी इन द सेंस की बहुत इम्प्रूव्ड थी। मुझे खुशी, अच्छे अच्छे होने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मतलब पिछले जो मैंने देखा उससे तुलना में काफी इम्प्रूव थी, और ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, लगातार हर वीक में, मतलब ये मॉक में कभी भी एब्सेंट नहीं रहती है, लगातार मॉक ये देती हैं और कंटिन्यूअस ये अपलोड भी समय से करती है। सो आई अप्रिशिएट। और उसके बाद में अगर मैं और बताऊं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग, मतलब ऐसा नहीं कि सर का नाम नहीं बताया। सोनू कुमार जी हैं, सोनू कुमार जी भी लगातार अच्छा लिखते हैं। 129 नंबर 129 सोनू कुमार जी का है। 125 नंबर सुमन सरोज जी का है, सुमन सरोज जी भी काफी अच्छा लिख रही है। 125 नंबर सुमन सरोज जी का है। और 124 127 नंबर मंजूषा जी का है, 127, है ना। और अंकिता सिंह जी का 124 है। अनिशा जी का तो मैंने बता ही दिया। 120 नंबर अनुप्रिया जी का है, और 117 नंबर प्रियंका जी का है। तो 110 नंबर नितिन जी का है ना।
तो इस तरीके से 122 नंबर रीना सिंह जी का है, पर बहुत अलग अलग 4-5 PDF आपने बना के डाल दिया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 113 नंबर जो है साबिर हुसैन जी का है। तो ऐसे करके जो मार्क्स है, बाकी बहुत सारे लोगों ने 4 क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो उनके तो मार्क्स ही कम होंगे। जाहिर सी बात है कि 4 जब नहीं किए हैं तो मार्क्स नहीं होंगे, कम होंगे मतलब मार्क्स। तो सबको इंडिविजुअल मार्क्स मैंने बता दिया है। ये है, कल मैं आप सभी लोगों सर से एक इस बात, कॉपी शेयर कर देंगे सर ऊपर, साहिल जी का या फिर किसी का जो टॉप स्कोरर है। मैं मंजुषा जी का कॉपी आपको शेयर करता हूँ। मंजुषा जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, मुझे बहुत अच्छा अनुवाद लगा उनका, उनकी मैं कॉपी शेयर कर दूंगा। मंजुषा जी, आप मुझे एक अपनी कंसेंट डाल दीजिएगा मेरे उसमें कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी कॉपी शेयर, यस सर है ना। कोई अच्छा इशू अनुवाद नहीं है किया, सर। अच्छा अनुवाद किया। इनके पास सर बहुत अच्छा कंटेंट भी है। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, कंटेंट क्रिएट करिए आप सभी लोग, है ना। बिल्कुल सर, मंजूषा जी हमेशा से ही ऊपर रहती हैं, कोई भी कवि की लाइन हो, कुछ भी हो, शायरी हो, हमेशा। ये 50-55 लोग जो यहाँ पे हैं, जो निरंतर आ रहे हैं, इन लोगों के नाम तो फाइनल लिस्ट में होने ही चाहिए। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, इनके पास रहता है और मेरे पास नहीं रहता है सर। मतलब इनके पास रहता है मतलब इनडायरेक्टली होगी सर, मेरे पास तो नहीं रहता, बस इनके पास रहता है। चलिए ठीक है, मैं ना एक ड्राइव की लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा, अभी करूंगा या मॉर्निंग में करूंगा। उस ड्राइव में ना, जो ऑलरेडी वो हालांकि मैंने शेयर भी किया हुआ है, जिसमें मैंने ऐसे डालता हूँ, उसी ड्राइव में सारे कंटेंट में डालूंगा, ऐसे का भी और ये जो भी हमने कोटेशन वाला भी है ना, तो उसी लिंक पे रहेगा। उस लिंक को मैं दोबारा शेयर करूँ, ओके सर। और आप लोगों से विनती ये रहेगी कि उस लिंक को आप लोग कहीं बाहर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिंक जो है ओपन लिंक है, मतलब जिसके पास वो लिंक रहेगी उसको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सर जी थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन था, एक मेरा प्रश्न। जी जी प्लीज। सर मैं थोड़ा सा थर्सडे विजुअल वाली क्लास की हैंडीकैप हूँ। रिकॉर्डिंग हरीश जी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप एक बार दोबारा देखिए जी, बताइए। सर थोड़ा सा मैं विजुअल हैंडीकैप्ड हूँ, तो ये मॉक कैसा मतलब अटेम्प्ट किसी से लिखवाना पड़ेगा क्या? योगेश जी बोल रहे हैं? जी जी सर। अच्छा भाई, योगेश जी हमारे साथी हैं जो आज ही जुड़े हैं हमारे साथ में, और इनके साथ समस्या ये है कि ये विजुअली हैंडीकैप है। मैंने पर्सनल भी कुछ लोगों से बात किया है जो भोपाल और आसपास रहते हैं, इनका सेंटर भोपाल में है। मेरी आप सभी लोगों से विनती है, मैं क्योंकि ये हमारे साथी हैं और मतलब स्पेशली एबल्ड है, तो इनके साथ समस्या ये है कि पिछले बार इनको एसएससी ने दिया था एक स्क्राइबर लिखने के लिए, पर उसको अच्छे से लिखना नहीं आ रहा था। मतलब अब एसएससी ने किसी को ऐसे उठा के दे दिया होगा, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या है कि ये कसक नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी हमारे साथी जो भोपाल के आसपास रहते हैं और आपके संपर्क में कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो एसएससी के एग्जाम की तैयारी किए हों, प्री दिए हों और मेंस में के लिए ना क्वालिफाई मान लीजिए किए हों, तो वे या और कोई व्यक्ति जो लिख सकते हैं, जिनकी हिंदी और इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो, तो यदि आप अगर रिकमेंड कर देंगे तो 2 घंटा बैठ के लिखना है, उसमें कुछ नहीं, ये बोलेंगे उनको लिखना है, और वो तो परमिटेड है, जैसा ये बता रहे हैं कि सर परमिटेड है, अगर हम किसी को लेके जाते हैं तो परमिशन मिल जाती है, वो लिख सकते हैं हमारे मतलब बदले में, मतलब जो स्क्राइबर एसएससी देती है उसके बदले में वो लिख सकते हैं। तो एक मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपके साथी या आपके जानकार कोई भी हो, परिचित हो, तो आप जरूर रेफर कीजिएगा, मेरा नंबर दे दीजिएगा या ग्रुप में जैसे मेरा नंबर दे दीजिएगा, तो बात करके फिर इनसे मैं बात करवा दूंगा। अगर कोई ऐसा हो कि नहीं सर मैं तो जाऊंगा 2 घंटे, तो मुझे उसके लिए कुछ मतलब मेहनताना भी चाहिए, तो ये उसके लिए भी तैयार है कि अगर मुझे कुछ किसी को मेहनताना देना पड़े तो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है इनका, तो उस तरीके से भी मतलब ये कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा, भोपाल में किस जगह इनका सेंटर है, यदि पता चले तो? मेरी एक फ्रेंड है, वो बैंक में जॉब करती है। देखिए छुट्टी वाला सेंटर दिन तो एक ही रहेगा? जगह रहता है एसएससी का, है ना। तो सेंटर कहाँ होता है भोपाल वाले बताएं।
सर जी वो भोपाल ही में रहता है ज्यादातर, वहीं आसपास कहीं पे भी। तो सेंटर तो एक ही जगह रहता है, अलग अलग सेंटर नहीं होता है, तो वो तो पता लग नहीं जाएगा। नहीं सर, एक ही सेंटर रहता है सर, कैपिटल में रहता है हर स्टेट का, जैसे भोपाल में फिर मेरी रहता है। फ्रेंड अगर जॉब के उधर जॉब करती है, उसके घर के आसपास हो तभी वो जा पाएगी, इसीलिए सर पूछ रहे हैं, ज्यादा दूर हो तो नहीं जा पाएगी। मतलब सर जी देख वो लीजिएगा जॉब तो वाले अपने को स्तर अलाउ पे। नहीं करता ना सर, एसएससी हाँ जी, जॉब वाले को अलाउ नहीं जॉब करता वाले सर, को अलाउ नहीं ऑनलाइन करता। जो जॉब करते जॉब हैं। वाले को अलाउ नहीं करते। देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ लगभग 50-55 लोग इस सेशन में हैं, तो अगर किसी का कोई ऐसा संपर्क निकले, आपके कोई परिचित हो, तो अपने भाई का एक भला हो जाएगा, बढ़िया कोई लिखने वाला हो तो। बाकी तो इनको बोलना इनको है, उनको बस लिखना ही है और कुछ तो करना नहीं। ठीक है, बाकी मॉक आप देख लीजिए योगेश जी, जब आप कैसे करना है ना, क्योंकि लिख तो आप नहीं सकते हैं खुद से, तो या तो आप किसी से लिखवा के भेजिए हमें, और जी वही जी ज्यादा सर उचित जी, रहेगा, है ना। हाँ जी हाँ जी जी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर। जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू सर। जी जी थैंक यू सर। जी जी, शुभरात्रि। Thank you, sir. Good night, sir.